नमस्कार साथियों, मैं आशीष मन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज के हमारे इस वीडियो के माध्यम से बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय हिंदी के गद्यखंड के अध्याय 8 जिसका शीर्षक है सिपाही की मां, उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय हिंदी के गद्यखंड के अध्याय 8 जिसका शीर्षक है सिपाही की मां, उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर करते हैं। तो चलिए हमारा पहला प्रश्न है कि शीर्षक सिपाही की मां किस विधा की रचना है। तो हम आपको बता दें कि शीर्षक सिपाही की मां एक एकांकी विधा की रचना है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 1 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि एकांकी होगा। शीर्षक सिपाही की मां एकांकी विधा की रचना है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 जिसमें कह रहा है कि शीर्षक सिपाही की मां के रचनाकार कौन है। तो हम आपको बता दें कि शीर्षक सिपाही की मां के रचनाकार मोहन राकेश हैं। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 2 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि मोहन राकेश होगा। शीर्षक सिपाही की मां के रचनाकार मोहन राकेश हैं। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 जिसमें कह रहा है कि मोहन राकेश निम्नलिखित में से किस कहानी के रचनाकार है। यानी कि मोहन राकेश नीचे जो 4 विकल्प दिया गया उनमें से किस कहानी के रचनाकार है। तो हम आपको बता दें कि मोहन राकेश फौलाद का आकाश जो कि 1972 में प्रकाशित हुआ, वारिस जो कि 1972 में, और एक और ज़िंदगी जो कि 1961 में प्रकाशित हुआ, ये तीनों कहानी जो है वह मोहन राकेश द्वारा रचित है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 3 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि इनमें से सभी होगा। मोहन राकेश निम्नलिखित में से सभी कहानी के रचनाकार हैं। और हम आपको ये भी बता दें कि फौलाद का आकाश, वारिस, एक और जिंदगी, ये तीनों जो है वह कहानी विधा की रचना है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 जिसमें कह रहा है कि मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। तो हम आपको बता दें कि मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 ईस्वी को हुआ था। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 4 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि 8 जनवरी 1925 ईस्वी होगा। मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 ईस्वी को हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 जिसमें कह रहा है कि मोहन राकेश की मृत्यु कब हुई थी। तो हम आपको बता दें कि मोहन राकेश की मृत्यु 3 दिसंबर 1972 ईस्वी को हुई थी। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 5 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि 3 दिसंबर 1972 ईस्वी होगा। मोहन राकेश की मृत्यु 3 दिसंबर 1972 ईस्वी को हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 जिसमें कह रहा है कि मोहन राकेश का जन्म स्थान कहाँ है। यानी कि इस प्रश्न संख्या 6 में कह रहा है कि मोहन राकेश का जन्म स्थान यानी कि वह स्थान जहाँ मोहन राकेश जन्म लिए वह स्थान कहाँ है। तो हम आपको बता दें कि मोहन राकेश का जन्म स्थान पंजाब के अमृतसर में है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 6 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि अमृतसर पंजाब होगा। मोहन राकेश का जन्म स्थान अमृतसर पंजाब था। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 जिसमें कह रहा है कि मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था। तो हम आपको बता दें कि मोहन राकेश के बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी था। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 7 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि मदन मोहन गुगलानी होगा। मोहन राकेश के बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी था। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 जिसमें कह रहा है कि मोहन राकेश के पिताजी का नाम क्या था। तो हम आपको बता दें कि मोहन राकेश के पिताजी का नाम करमचंद गुगलानी था। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 8 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि करमचंद गुगलानी होगा। मोहन राकेश के पिताजी का नाम करमचंद गुगलानी था। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 जिसमें कह रहा है कि मोहन राकेश की माता जी का नाम क्या था। तो हम आपको बता दें कि मोहन राकेश की माता जी का नाम बच्चन कौर था। मोहन राकेश की माता जी का नाम बच्चन कौर था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 9 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि बच्चन कौर होगा। मोहन राकेश की माता जी का नाम बच्चन कौर था। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 इसमें कह रहा है कि मोहन राकेश के पिता पेशे से क्या थे।
तो हम आपको बता दें कि मोहन राकेश के पिता पेशे से एक वकील थे। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 10 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि वकील होगा। मोहन राकेश के पिता पेशे से वकील थे। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 जिसमें कह रहा है कि मोहन राकेश 1962 में संपादक थे। तो हम आपको बता दें कि मोहन राकेश 1962 में सारिका के संपादक थे। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 11 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स यानी कि सारिका होगा। मोहन राकेश 1962 में सारिका के संपादक थे। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नाटक मोहन राकेश की है। हम आपको बता दें कि ये जो प्रश्न संख्या 12 है उसमें जो 4 विकल्प दिए गए हैं वह चारों जो हैं वो नाटक विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? तो नाटक विधा की रचना है। लेकिन इस यानी कि प्रश्न संख्या 12 का जो मूल प्रश्न है वो यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नाटक मोहन राकेश की है। तो हम आपको बता दें कि निम्नलिखित में से यानी नीचे जो 4 विकल्प दिए गए उनमें से आषाढ़ का एक दिन 1958 में ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, लहरों के राजहंस जो कि 1963 में, और आधे अधूरे जो कि 1969 में प्रकाशित हुई थी। तो ये तीनों जो रचना है जो कि नाटक विधा की है वह मोहन राकेश की है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 12 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि इनमें से सभी होगा। निम्नलिखित में से सभी नाटक मोहन राकेश की है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी उपन्यास मोहन राकेश की नहीं है। यानी नीचे जो 4 विकल्प दिए गए हैं वो चारों जो है वह उपन्यास विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। चाहे वह अंधेरे बंद कमरे में है, वो न आने वाला कल, वो और अंतराल, ये तीनों, अंतराल और हमसफर, ये चारों जो है वह उपन्यास विधा की रचना है। लेकिन इस यानी कि प्रश्न संख्या 13 का जो मूल प्रश्न है वह यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से यानी नीचे जो 4 उपन्यास के नाम दिए गए हैं उनमें से कौन सा उपन्यास मोहन राकेश की नहीं है। तो हम आपको बता दें कि नीचे जो 4 विकल्प दिए गए हैं वो चारों में से अंधेरे बंद कमरे जो कि 1961 में प्रकाशित हुई, न आने वाला कल जो कि 1970 में प्रकाशित हुई, अंतराल जो कि 1972 में प्रकाशित हुई। तो ये तीनों जो है विकल्प अ, ब और स ये उपन्यास मोहन राकेश द्वारा लिखी गई है। लेकिन इस यानी कि प्रश्न संख्या 13 का जो मेन प्रश्न है, मूल प्रश्न है, वो यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी उपन्यास मोहन राकेश की नहीं है। तो हम आपको बता दें कि निम्नलिखित में से हमसफर उपन्यास जो है मोहन राकेश की नहीं है। इसके रचनाकार चित्रांश श्रीवास्तव हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 13 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि हमसफर होगा। निम्नलिखित में से हमसफर जो है वह उपन्यास मोहन राकेश की नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 जिसमें कह रहा है कि जानवर और जानवर जो कि 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुई, जानवर और जानवर 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुई, यह उपन्यास के रचनाकार कौन है। तो हम आपको बता दें इस उपन्यास के रचनाकार कोई और नहीं वरन मोहन राकेश हैं। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 14 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि मोहन राकेश होगा। जानवर और जानवर जो कि 1958 ईस्वी में प्रकाशित की गई यह उपन्यास है और इसके रचनाकार मोहन राकेश हैं। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 जिसमें कह रहा है कि इंसान के खंडहर जो कि 1950 ईस्वी में प्रकाशित की गई यह रचना किसकी है। तो हम आपको बता दें कि इंसान के खंडहर जो कि 1950 ईस्वी में प्रकाशित की गई यह मोहन राकेश की रचना है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 15 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि मोहन राकेश होगा। इंसान के खंडहर जो कि 1950 ईस्वी में प्रकाशित की गई यह मोहन राकेश की रचना है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 जिसमें कह रहा है कि मोहन राकेश निम्नलिखित में से किसके अनुवादक थे। तो हम आपको बता दें कि मोहन राकेश निम्नलिखित में से यानी नीचे जो 4 विकल्प दिए गए उनमें से मृच्छकटिकम, अभिज्ञान शाकुंतलम, एक औरत का चेहरा, इस तीनों के अनुवादक थे। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 16 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि इनमें से सभी होगा।
मोहन राकेश निम्नलिखित में से सभी के अनुवादक थे। मृच्छकटिकम, अभिज्ञान शाकुंतलम और एक औरत का चेहरा, ये तीनों के जो अनुवादक थे वो मोहन राकेश थे। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 16 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि इनमें से सभी होगा। मोहन राकेश निम्नलिखित में से सभी के अनुवादक थे। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17 जिसमें कह रहा है कि मोहन राकेश किस युग के रचनाकार थे। ये जो प्रश्न है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये अक्सर पूछे जाते हैं कि फलाना लेखक किस युग के हैं, तो हमारा जवाब होगा कि फलाना लेखक इस युग के रचनाकार है। जैसे इस प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 17 में कह रहा है कि मोहन राकेश किस युग के रचनाकार हैं, तो हमारा जवाब होगा कि मोहन राकेश जो हैं वो उत्तरवर्ती युग के रचनाकार थे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 17 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स यानी कि उत्तरवर्ती युग होगा। मोहन राकेश उत्तरवर्ती युग के रचनाकार थे। अगर हम बात करें भारतेंदु युग के तो भारतेंदु युग के बालकृष्ण भट्ट थे। अगर बात करें द्विवेदी युग के तो द्विवेदी युग के चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे। और हम बात करें छायावादोत्तर युग के तो रामधारी सिंह दिनकर थे। लेकिन इस प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 17 का जो मूल प्रश्न है वह यह कह रहा है कि मोहन राकेश किस युग के रचनाकार थे, तो हमारा जवाब होगा कि मोहन राकेश जो हैं वह मोहन राकेश जो थे वो उत्तरवर्ती युग के रचनाकार थे। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 17 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स यानी कि उत्तरवर्ती युग होगा। मोहन राकेश उत्तरवर्ती युग के रचनाकार थे, ये ध्यान में हमेशा रखना है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18 जिसमें कह रहा है कि सिपाही की माँ एकांकी मोहन राकेश की किस पुस्तक से ली गई है। यानी कि सिपाही की माँ एक एकांकी है जो मोहन राकेश की किस पुस्तक से ली गई है। तो हम आपको बता दें कि सिपाही की माँ एकांकी मोहन राकेश की अंडे के छिलके नाम की पुस्तक से ली गई है और यह भी एक एकांकी था। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 18 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि अंडे के छिलके होगा। सिपाही की माँ एकांकी मोहन राकेश की अंडे के छिलके नामक पुस्तक से ली गई है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19 जिसमें कह रहा है कि बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं एकांकी जिसका शीर्षक है सिपाही की माँ। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 19 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि सिपाही की माँ होगा। बिस्नी जो थी वह सिपाही की माँ एकांकी की पात्रा है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 में कह रहा है कि पाठ में मुन्नी कितने वर्ष की रहती है। तो हमारा जवाब होगा कि पाठ में मुन्नी 14 वर्ष की रहती है। जब हम चैप्टर पढ़े हैं तो हमें पता चला है कि मुन्नी जो है 14 वर्ष की रहती है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 20 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि 14 वर्ष होगा। पाठ में मुन्नी 14 वर्ष की रहती है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 21 की ओर। प्रश्न संख्या 21 जिसमें कह रहा है कि सिपाही का नाम क्या रहता है। यानी कि सिपाही का नाम क्या रहता है, तो हम आपको बता दें कि सिपाही का नाम मानक रहता है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 21 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि मानक होगा। सिपाही का नाम मानक रहता है जो कि मुन्नी का भाई रहता है और बिश्नी जो कि हम बताएं कि बिश्नी जो है वो एकांकी सिपाही की माँ की पात्रा है। तो बिश्नी का पुत्र जो रहता है उनका नाम मानक रहता है और मानक जो है द्वितीय विश्व युद्ध में युद्ध करने जाता है बॉर्डर पर, बर्मा में जाता है, बर्मा देश है। तो सिपाही की माँ का नाम क्या रहता है, सिपाही का नाम क्या रहता है, तो सिपाही का नाम क्या रहता है, मानक रहता है। सिपाही का नाम मानक रहता है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 21 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि मानक होगा। सिपाही का नाम मानक रहता है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 22 की ओर। प्रश्न संख्या 22 जिसमें कह रहा है कि मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या है। अभी हमने आपको बताया कि मुन्नी का भाई रहता है मानक और बिश्नी का पुत्र रहता है, लेकिन इस यानी कि प्रश्न संख्या 22 में कह रहा है कि मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या है। तो हम लोग जान चुके हैं कि मुन्नी और मानक की माँ का नाम बिश्नी है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 22 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि बिश्नी होगा। मुन्नी और मानक की माँ का नाम बिश्नी है।
अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 23 की ओर। प्रश्न संख्या 23 जिसमें कह रहा है कि मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है। तो हमारा जवाब होगा कि मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए जाती है। उसे आशा रहता है कि आज जो डाक गाड़ी आया है वह उसके माध्यम से भाई ने, यानी भाई का नाम जो मानक रहता है, उसने चिट्ठी भेजी होगी। तो इसलिए मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए भागती है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 24 की ओर। प्रश्न संख्या 24 इसमें कह रहा है कि मानक बिस्नी से दूध के जगह क्या मांगता है। तो मानक जो कि सिपाही रहता है वो अपनी माँ यानी कि बिस्नी से दूध की जगह पानी मांगता है। दूध की जगह क्या मांगता है, पानी मांगता है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 24 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि पानी होगा। मानक बिस्नी से दूध के जगह पानी मांगता है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 25 की ओर। प्रश्न संख्या 25 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से बिस्नी के पड़ोसी कौन है। तो बिस्नी के पड़ोसी कुंती है। एक एकांकी सिपाही की माँ में एक पात्रा है जिसका नाम कुंती रहता है। तो इस प्रश्न में कह रहा है कि वही कि निम्नलिखित में से बिस्नी की पड़ोसी कौन है। तो निम्नलिखित में से बिस्नी की पड़ोसी का नाम कुंती है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 25 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन श कुंती होगा। निम्नलिखित में बिस्नी के पड़ोसी कुंती रहती है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 26 की ओर। प्रश्न संख्या 26 इसमें कह रहा है कि मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है। हमने आपको बताया कि मानक जो है वह घर पर चिट्ठी भेजने वाला रहता है, लेकिन बार बार जब डाक गाड़ी आती है तो उसकी बहन, मानक की बहन जो मुन्नी है, वह डाक गाड़ी के पीछे भागती है, पीछे दौड़ती है कि आज भैया का चिट्ठी यानी कि मानक का चिट्ठी आया होगा। लेकिन चिट्ठी नहीं आता रहता है। तो उसी पर मुन्नी जो है बिस्नी से कहती है कि माँ, मुझे लगता है कि मंगलवार को भैया का चिट्ठी ज़रूर आएगा। तो वही इस प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 26 में कह रहा है कि मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है। तो हम आपको बता दें कि मुन्नी जो है वह मंगलवार को मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 26 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि मंगलवार को होगा। मुन्नी मंगलवार को मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 27 की ओर। प्रश्न संख्या 27 इसमें कह रहा है कि ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर क्या मांगती है। तो हमारा जवाब होगा कि ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर चावल दाल को मांगती हैं, चावल दाल मांगने आती है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 27 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि चावल दाल होगा। ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर चावल दाल मांगती है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 28 की ओर। प्रश्न संख्या 28 जिसमें कह रहा है कि 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे हैं। पाठ में यह बात कौन कहता है। एक बात यह है कि 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे हैं। तो इस यानी कि प्रश्न संख्या 28 में कह रहा है कि यह कथन किसने कहा, यानी पाठ में जब हम पढ़ें तो यह कथन किसने कहा। तो हम आपको बता दें कि यह कथन ईसाई लड़की ने कहा। ईसाई लड़की कहती है कि 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहें। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 29 की ओर। प्रश्न संख्या 29 जिसमें कह रहा है कि मैं इसकी लाश को ले जाकर चील और कौवे के आगे डाल दूंगा। पाठ में यह कथन किसका है। एक कथन है, प्रश्न संख्या 29 में भी एक कथन है कि मैं इसकी लाश को ले जाकर चील और कौवों के आगे डाल दूंगा। तो इस यानी कि प्रश्न संख्या 29 में कह रहा है कि यह कथन किसका है। तो हम आपको बता दें कि यह कथन सिपाही का है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 29 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि सिपाही होगा। मैं इसकी लाश को ले जाकर चील और कौवों के आगे डाल दूंगा, यह जो है कथन वह सिपाही का है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 29 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि सिपाही होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 30 की ओर। प्रश्न संख्या 30 इसमें कह रहा है कि बिस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है। विकल्प अ में दिया गया है देश को बचाने हेतु, विकल्प ब में दिया गया है पैसे कमाने हेतु,
विकल्प स में दिया गया घूमने हेतु या ड में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जवाब होगा कि बिस्नी मानक को लड़ाई में पैसे कमाने हेतु भेजती है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 30 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि पैसे कमाने हेतु होगा। बिस्नी मानक को लड़ाई में पैसे कमाने हेतु भेजती है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 30 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि पैसे कमाने हेतु होगा। बिस्नी मानक को लड़ाई में पैसे कमाने हेतु भेजती है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 31 की ओर। प्रश्न संख्या 31 इसमें कह रहा है कि नहीं मानक तू इसे नहीं मारेगा, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। पाठ में यह कथन किसका है? तो प्रश्न संख्या 31 में भी एक कथन है कि नहीं मानक तू इसे नहीं मारेगा, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। पाठ में यह कथन किसका है? तो यह जो है कथन बिस्नी का। बिस्नी कहती है अपने पुत्र मानक से कि नहीं मानक तू इसे नहीं मारेगा, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। यानी कि दूसरे देश का जो सिपाही रहता है उसको मानक जो रहता है, मानक जो कि एक सिपाही है, बिस्नी का बेटा है, तो वह जो है उस सिपाही को मारते रहता है। तो उसकी माँ जो है बिस्नी वह कहती है नहीं मानक तू इसे नहीं मारेगा, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। और यह कथन किसका है? बिस्नी का है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 31 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि बिस्नी ने होगा। बिस्नी ने कहा नहीं मानक तू इसे नहीं मारेगा, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 32 की ओर। प्रश्न संख्या 32 इसमें कह रहा है कि बर्मा में मानक किस युद्ध में सिपाही बनकर लड़ने गया? तो हम आपको बता दें कि बर्मा में मानक दूसरे विश्व युद्ध में सिपाही बनकर लड़ने गया। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं ना कि प्रश्न संख्या 32 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ब यानी कि दूसरे विश्व युद्ध में होगा। बर्मा में, कहाँ? बर्मा में मानक द्वितीय विश्व युद्ध में सिपाही बनकर लड़ने गया। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 33 की ओर, जो इस वीडियो और इस अध्याय का अंतिम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें कह रहा है कि परमात्मा आपको सुखी रखे। पाठ में यह किसने कहा? यानी कि प्रश्न संख्या 33 में कह रहा है, एक कथन दिया गया है, कथन है कि परमात्मा आपको सुखी रखे। तो इस यानी कि प्रश्न संख्या 33 जो इस वीडियो और इस अध्याय का अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसमें एक कथन दिया गया है परमात्मा आपको सुखी रहे। यह कथन किसका है? तो हम आपको बता दें यह कथन ईसाई लड़की का है जो कि चावल दाल मांगने आती है बिस्नी के घर पे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 33 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन स यानी कि ईसाई लड़की होगा। ईसाई लड़की बिस्नी को कहती है परमात्मा आपको सुखी रहे। किस बात पे सुखी रखे? किस बात पे? तो जब वह चावल दाल मांगती है तो वह मुन्नी से कहकर चावल दाल ईसाई लड़की को देती है। कौन देती है? बिस्नी दिलवाती है। किससे? तो मुन्नी से। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 33 जो इस वीडियो और इस अध्याय का अंतिम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन स यानी कि ईसाई लड़की होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय हिंदी के गद्यखंड के अध्याय 9 जिसका शीर्षक है प्रगीत और समाज, जो कि एक निबंध विधा की रचना है और इसके रचनाकार नामवर सिंह हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।